राजकुमारी का लहंगा और चूड़ियाँ। बहुत वर्ष पहले की बात है। महकपुर राज्य के राजा अशोक प्रताप के बेटे अभिषेक प्रताप शादी के योग्य हो चुके थे, लेकिन राजा और रानी को एक सहयोग्य राजकुमारी की जरूरत थी, जो उनके बेटे के साथ मिलकर राजमहल को संभाल सके। महकपुर खुशियों का राज्य था। वहाँ के लोग राजा रानी के अच्छे होने की वजह से बहुत खुश रहते थे। राजा और रानी हमेशा यही कोशिश में लगे रहते थे कि उनके राज्य में कोई भी दुखी ना रहे। एक दिन रानी महाराज के पास आती है और कहती है, महाराज, हमने अपने राज्य को सुंदर और खुशहाल बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैं चाहती हूँ हमारा राज्य ऐसे ही पूरी जिंदगी हंसी खुशी रहे, हमारे ना रहने के बाद भी। मैं भी यही चाहता हूँ महारानी, लेकिन इतनी समझदार और सुशील राजकुमारी ढूंढना बहुत मुश्किल है। आखिर राजकुमार अभिषेक हमारा एक लौता पुत्र है। आज मैं अपने मित्र की बेटी रागिनी को देखने जा रहा हूँ। ठीक है, आप यही रुकिए, मैं आपके लिए दही शक्कर लेकर आती हूँ। उसके बाद राजा अपने मित्र के यहाँ उसके बेटी को देखने निकल जाते हैं, लेकिन राजा को जैसी राजकुमारी की तलाश होती है, उस हिसाब से रागिनी बिल्कुल नहीं होती। थक हार कर राजा महल वापस लौट आते हैं। तभी उनसे महारानी कहती है, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? रागिनी आपको पसंद नहीं आई क्या? जैसी राजकुमारी की तलाश हमें है, रागिनी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। जाने हमारे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है। आखिर हम उसके लिए नेक और समझदार राजकुमारी कहाँ से लेकर आए। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बेटा आजीवन कुंवारा रह जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। महाराज, आपको गुरु माँ याद है ना? हाँ। तो आपको ये भी याद होगा कि जब जब हम पर मुसीबत आई है, गुरु माँ ने ही उस चीज का हल निकाला है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी राजकुमारी ढूंढने में जरूर मदद करेंगी। कृपया आप मेरे साथ गुरु माँ के पास चलिए। थोड़ी देर बाद राजा और रानी दोनों गुरु माँ के पास जाते हैं और उनको अपनी समस्या बताते हैं। सब सुनने के बाद गुरु माँ कहती है, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे राज्य को उजागर करने वाली लड़की बहुत जल्द ही तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन कब गुरु माँ? हम लोग राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते थक गए हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि ये वही लड़की है? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये लो, ये लहंगा और चूड़ियाँ हैं। ये अपने राज्य के पास वाली नदी के पास रख देना। जो लड़की इस लहंगे और चूड़ियों को सबसे पहले पहनेगी, वही तुम्हारे राज्य की राजकुमारी बनेगी। इतना सुनकर राजा और रानी दोनों अपने महल लौट आए और गुरु माँ के बताए अनुसार राजा उस लहंगे और चूड़ियों को राज्य के पास वाली नदी के पास रखवा देते हैं और सिपाही को उन पर नजर रखने के लिए बोलते हैं। इधर पास के गांव में ही कोमल नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। कोमल की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। कोमल अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन रिद्धि के साथ रहती थी। रिद्धि और उसकी सौतेली माँ दोनों मिलकर कोमल को बहुत परेशान करते थे। उसे सारा घर का काम करवाते थे। बदले में उसे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन कोमल की सौतेली माँ कोमल से कहती है, अरे ओ कोमल, कहाँ मर गई? हाँ माँ, बोलिए। ए सुन, ऐसे बैठे बैठे ठूसने से काम नहीं चलेगा। अब से तुम्हें जंगल से जाकर लकड़ियाँ काट कर लानी है और उन्हें बाजार में भी बेचना है। बहुत आराम कर लिया तूने, अब हम तुझे बिठाकर नहीं खिला सकते। लेकिन माँ, मैं ये सब अकेले कैसे करूँगी? जंगल तो दूसरे राज्य में है ना। जितना कहा है उतना कर, वो सब मुझे नहीं पता। अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करना तो निकल जाए इस घर से। मैंने काम करने से कब मना किया है माँ? आखिर मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है जो अब टालूंगी? मैं अभी जाती हूँ जंगल से लकड़ियाँ काटने। इतना कहकर कोमल पास के राज्य महकपुर के जंगल में चली जाती है। अरे, यहाँ तो सारे हरे भरे पेड़ हैं, मैं इन्हें नहीं काट सकती। मैं आगे जाकर सूखे पेड़ की तलाश करती हूँ। इतना सोचकर कोमल जंगल में आगे बढ़ने लगती है। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुँच जाती है। नदी को देखकर कोमल का मन उसमें नहाने को होता है।
क्यों ना मैं पहले इस नदी में नहा लूं, फिर लकड़ी काट कर घर चली जाऊंगी। इस नदी का पानी कितना साफ है। इतना बोलकर कोमल नदी में नहाने लगती है। जब कोमल नहाकर बाहर निकलती है तो उसके कपड़े पूरे गीले हो चुके होते हैं। तभी कोमल की नजर पास रखे लहंगे और चूड़ियों पर जाती है। वो मन ही मन कहती है, इस सुनसान जंगल में आखिर ये किसके कपड़े हो सकते हैं? ये लहंगा और चूड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर हैं। यकीनन ये किसी राजकुमारी के ही होंगे। शायद कपड़े पुराने होने के कारण कोई इन्हें यहाँ पर रख गया होगा। क्यों ना इन्हें मैं पहन लूं? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं और अभी तक मैंने सिर्फ रिद्धि के उतारे हुए कपड़े ही पहने हैं। कोमल के कपड़े गीले होते हैं, इसलिए कोमल उस लहंगे और चूड़ी को पहन लेती है। वहीं दूसरी तरफ सिपाही उसको देख रहा था। वो महल में जाकर राजा को ये सब खबर दे देता है कि उन्हें जिस राजकुमारी की तलाश थी वो उन्हें मिल गई है। इधर इन सब बातों से बेखबर कोमल लकड़ियाँ काटकर घर चली जाती है। घर आते ही कोमल की सौतेली माँ उसके लहंगा और चूड़ी देखकर कहती है, ओ कोमल की बच्ची, जब तू बाहर गई थी तब तो तू भिखारन जैसी लग रही थी, लेकिन अब जब वापस आई है तो बिल्कुल रानी की तरह लग रही है। तेरे पास इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए? बता, कहाँ से चुरा कर लाई है? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये मुझे नदी के किनारे मिला था। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए मैं इन्हें पहन कर आ गई। तभी कोमल की सौतेली बहन रिद्धि भी वहाँ आ जाती है और कोमल का लहंगा और चूड़ियाँ देखकर कहती है, माँ, ये लहंगा इस भिखारन पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये लहंगा मुझे चाहिए। रिद्धि, तुम्हारे पास तो इतने सारे लहंगे हैं, फिर यही लहंगा क्यों चाहिए तुम्हें? प्लीज मुझसे ये लहंगा मत लो। और मुझे लगता है कि ये लहंगा मेरे लिए ही बना है। देखो ना कितना फिट आ रहा है मुझे। चूड़ियाँ भी मेरे नाप की ही हैं। बंद कर अपनी बकवास। चुपचाप से ये लहंगा मेरी बेटी को दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोमल उदास मन से लहंगा उतारकर अपनी सौतेली बहन रिद्धि को दे देती है और फिर पुराने फटे कपड़ों में ही घर के कामों में लग जाती है। तभी राजा और रानी कोमल के घर शादी का प्रस्ताव रखने आती हैं। उस समय उसकी सौतेली माँ भी वहाँ पर थी। सुनिए, हमारा शाही लहंगा आपके घर आया है। महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब उस करमजली की वजह से हुआ है। मैं आपका लहंगा अभी लेकर आती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे अभिषेक प्रताप के लिए मांगने आई हूँ। दरअसल वो शाही लहंगा हमने अपनी बहू के लिए ही बनवाया था। आपकी बेटी ने हमारा वो लहंगा पहना, इसलिए अब से वही हमारे राज्य की राजकुमारी बनेगी। महारानी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आप जैसे घर से रिश्ता जोड़कर तो मैं धन्य हो गई। जरूर मैंने और मेरी बेटी ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, जो आप जैसे घर में मेरी बेटी की शादी होगी। आपने इस गरीब की झोली खुशियों से भर दी। ये सब तो ऊपर वालों के हाथों में है, जोड़ियाँ वही बनाते हैं। अच्छा, ये है शगुन के कुछ सामान और मिठाइयाँ। इसे अपने पूरे गांव में बंटवा दीजिएगा। हम जल्द ही बारात लेकर आपके यहाँ आएंगे। और हाँ, शादी वाले दिन भी मेरी बहू को वही लहंगा और वही चूड़ियाँ पहना देना। अच्छा, अब हम चलते हैं। इतना बोलकर राजा और रानी वहाँ से चले जाते हैं। इधर कोमल की सौतेली माँ के मन में लालच आ जाता है। मेरी अपनी बेटी होते हुए भी मैं उस नौकरानी को उस राज्य की राजकुमारी नहीं बनने दूंगी। राजकुमार से सिर्फ मेरी बेटी रिद्धि की शादी होगी। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। रिद्धि बेटी, जल्दी से अच्छे से तैयार हो जा। तेरे दूल्हे राजा तुझे लेने आते ही होंगे। रिद्धि खुशी से वो लहंगा और चूड़ी पहनने लगती है, लेकिन तभी उसके शरीर में आग लग जाती है। माँ, मुझे बचाइए, देखिए इस लहंगे में क्या हो रहा है। रिद्धि की माँ रिद्धि के पास आती है और आग को बुझाने की बहुत कोशिश करती है, पर आग नहीं बुझती। हे भगवान, ये आग तो बुझ ही नहीं रही है। कुछ तो करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। तभी लहंगे में से आवाज आती है, तुम्हारी बेटी को सिर्फ कोमल ही बचा सकती है। चुपचाप जल्दी से कोमल की शादी अभिषेक प्रताप से करवा दे, वरना तेरी बेटी जलकर राख हो जाएगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ।
पर मेरी बेटी की आग बुझा दो। मैं अभी कोमल के पास जा रही हूँ। इतना कहकर कोमल की सौतेली माँ उसके पास भागकर आती है और कहती है, कोमल बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आज मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। अपनी बहन को बचा ले बेटी, उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में ही है। बेटी जल्दी से वो लहंगा पहनो और तैयार हो जाओ। बाहर बारात तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी चलो। इसके बाद कोमल लहंगे से बोलकर अपनी बहन की जान बचा लेती है और फिर बड़े ही धूमधाम से कोमल और अभिषेक प्रताप की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद रिद्धि भी ठीक हो जाती है। उधर कोमल अपने पति अभिषेक प्रताप के साथ राजमहल में हंसी खुशी रहने लगती है। भिखारिन बुढ़िया का जादुई आम। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में पलक नाम की एक लड़की रहती थी। पलक को स्कूल जाना बहुत पसंद था। वो रोजाना स्कूल जाया करती थी। पलक के स्कूल के बाहर एक आम का पेड़ था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद पलक रोज उस आम के पेड़ के पास जाती थी। उसे रोजाना 1 या 2 आम गिरा हुआ मिल ही जाता था। पलक वो आम खा जाती थी और बचे हुए आम अपने पास रख लेती थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे एक बूढ़ी औरत भीख मांगती हुई दिखती है। उस बूढ़ी औरत को देखकर पलक कहती है, अम्मा, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास आम है। मैं हर रोज आपको एक आम दे सकती हूँ। उस दिन के बाद से पलक हर रोज अम्मा के कटोरी में एक आम रखकर चली जाती थी। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ सालों बाद पलक के स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाती है और पलक स्कूल छोड़ देती है। आगे की पढ़ाई करने के लिए उसके माता पिता उसे शहर भेजने वाले थे। शहर जाने से पहले वो बूढ़ी अम्मा के पास आती है और कहती है, अम्मा, मुझे माफ कर देना। कल से मैं आपको आम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि अब मेरा स्कूल खत्म हो गया है और मेरे घर वाले मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज रहे हैं। जुग जुग जियो बच्चे, खूब नाम कमाना। उसके बाद पलक आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है। एक दिन वो बूढ़ी अम्मा सड़क पार कर रही थी, लेकिन तभी तेज रफ्तार में आ रही एक गाड़ी उनसे टकरा जाती है और बूढ़ी अम्मा वहीं अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके पलक अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद उसकी एक अच्छी नौकरी लग जाती है। अब पलक बहुत पैसे कमाने लगी थी। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति अच्छी होती जा रही थी। पलक अपने कमाए हुए पैसों से घर वालों की सारी जरूरतों को पूरा करती थी। एक दिन पलक की माँ पलक से कहती है, पलक बेटी, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रही हूँ। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो बोलूं? क्या माँ, इसमें भी कोई इजाजत लेने की जरूरत है? आपको जो कहना है बेझिझक कहिए कि आप क्या कहना चाह रही हैं। पलक बेटी, मैं तुझे ये कहना चाहती हूँ कि अब तेरी उम्र शादी की हो गई है, इसलिए अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन माँ, मैं ससुराल चली जाऊंगी तो आप लोग मेरे बिना कैसे रह पाओगे? अरे बेटी, तू हमारी चिंता क्यों करती है? अब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। अब तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। जब तुम पढ़ाई करने शहर गई थी तब भी तो हम तुम्हारे बिना रहते थे ना, तो अब भी रह लेंगे। अब हम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें हमेशा अपने पास तो नहीं रख सकते ना। मैं तुम्हें कल ही कुछ लड़कों की तस्वीरें दिखाती हूँ। तुम्हें जो लड़का पसंद आए हम उससे शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन पलक की माँ कुछ लड़कों की तस्वीरें पलक को दिखाती है। लास्ट में पलक को एक राहुल नाम का लड़का बहुत पसंद आ जाता है। राहुल के परिवार वालों से पलक के परिवार वाले शादी की बात आगे बढ़ाते हैं और दोनों परिवार की सहमति के साथ कुछ ही महीनों में पलक की राहुल से शादी हो जाती है। शादी के बाद पलक अपने ससुराल आती है। ससुराल में पलक के सास ससुर और एक ननद थी। पलक की सास और ननद बहुत ही ज्यादा घमंडी और स्वार्थी औरतें थी। वो दोनों पलक से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। इतना ही नहीं, पलक की सास हमेशा उसको ताने मारती रहती थी। उससे घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बहाना लेकर वो पलक को डांट ही देती थी। अरे पलक बहू, आज फिर सब्जी में मिर्ची ज्यादा है। तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? कभी सब्जी में नमक ज्यादा कर देती हो तो कभी मिर्ची ज्यादा कर देती हो। पलक अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन उसको अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता था।
कैसे लोग हैं यहाँ पर, कुछ भी कर लो, इन लोगों को तो मेरी कदर ही नहीं होती, सबको सिर्फ अपने ही पड़ी रहती है। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में ही रह रही होती। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसकी सास और ननद का अत्याचार कम नहीं होता। पलक अब सोच लेती है कि वो सारी बात अपने पति राहुल को बता कर ही रहेगी। एक रात पलक अपने पति राहुल को सारी सच्चाई बताती है। सुनिए ना जी, आपके घर में कोई भी मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, पता नहीं क्यों कोई मुझे पसंद नहीं करता। सासू माँ और तुम्हारी बहन मुझे हर वक्त ताने मारती रहती है, घर का सारा काम करने के बाद भी मुझे ही सुनाती है। आप ही बताइए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी। पलक की सारी बात सुनने के बाद राहुल कहता है, अरे पलक, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आइंदा से मेरी माँ और बहन के बारे में कुछ मत बोलना। मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ उनको, वो बहुत अच्छी हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम अभी नई बहू हो, परिवार वालों से घुलने मिलने में कुछ टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन पर झूठा इल्जाम लगा दो। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, अब मैं आपसे भी कुछ नहीं बोलने वाली। इसी तरह पूरे 2 साल बीत जाते हैं और अब पलक की सास उसको बच्चे के लिए ताना मारने लगती है। अरे ओ बहू, शादी के 2 साल हो गए, पोता कब हमें अगले जन्म में दोगी क्या? मुझे जल्दी से अब एक पोता चाहिए। 2 साल हो गए और अभी तक तुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ 2 साल ही हुए हैं सासू माँ। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, मुझे एक पोता चाहिए और मैं ये बात तेरे पति यानी कि अपने बेटे से भी बोलने वाली हूँ। पलक की सास अपने बेटे से भी एक पोते की जिद करने लगती है। एक दिन राहुल पलक से कहता है, सुनो पलक, माँ बच्चे के लिए बहुत जिद कर रही है, हम कल ही चलकर एक अच्छे डॉक्टर से बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, हम कल चलेंगे डॉक्टर के पास। अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पलक का चेकअप करती है और 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट लेकर जाने के लिए कहती है। 1 हफ्ते बाद जब राहुल डॉक्टर से रिपोर्ट लेने जाता है तो लेडी डॉक्टर राहुल से कहती है, माफ कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आपकी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। अब तो कोई चमत्कार ही तुम्हारी पत्नी को ठीक कर सकता है। ये सुनकर राहुल बहुत उदास होता है। वो रिपोर्ट लेकर घर आता है और सभी घर वालों को ये बात बताता है। ये बात जानने के बाद राहुल की माँ और बहन पलक के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर राहुल कहता है, माँ, इन सब में पलक की क्या गलती है? हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटा, जरा सोच समझ कर बात कर। अगर तेरी पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, हम तेरी दूसरी शादी करवाएंगे। राहुल पलक से बहुत प्यार करता था। माँ की ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं पलक से बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा और हमेशा पलक के साथ ही रहूँगा। उस दिन के बाद से पलक की सास पलक को हमेशा कड़वी कड़वी बातें सुनाती रहती है और उसे बुरा भला कहती रहती है। पता नहीं इसने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है। काला जादू जानती है ये लड़की। जब से हमारे घर में आई है, घर की खुशियाँ ही नष्ट हो गई है। मेरा भोला भाला बेटा इसके चंगुल में फंस गया है। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लेना। तो चली क्यों नहीं जाती है मेरे बेटे को छोड़कर? अपनी माँ की ये सारी बातें राहुल सुन रहा था। वो गुस्से में उनके पास जाता है और कहता है, माँ, अगर आपको पलक से इतनी ही दिक्कत है तो ठीक है, मैं पलक के साथ ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। राहुल अपनी पत्नी पलक को लेकर वो घर छोड़कर दूसरे घर में रहने चला जाता है। पलक इस बात को जानकर बहुत दुखी थी कि अब वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी और वो हर वक्त इसी चिंता में खोई रहती थी। हर रोज वो भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि वो माँ बन जाए। एक रात पलक को किसी पेड़ का सपना आता है, परंतु पलक सपना सोचकर उस बात पर ध्यान नहीं देती। लेकिन अगले दिन उसे फिर से वही सपना आता है। इसी तरह लगातार 1 हफ्ते तक पलक को वही सपना आता रहता है। एक दिन पलक सोचती है, मुझे एक ही पेड़ का सपना रोज रोज क्यों आता है? आखिर मेरा पेड़ से क्या रिश्ता हो सकता है? आखिर किस पेड़ से मेरी यादें जुड़ी हैं? तभी पलक को उसके स्कूल के सामने वाला आम का पेड़ याद आ जाता है। पलक अपने स्कूल के सामने वाले आम के पेड़ के पास जाती है और कहती है, सपने में दिखने वाला पेड़ तो बिल्कुल ऐसा ही था। पेड़, क्या तुम ही रोज मेरे सपने में आ रहे थे? लेकिन उस पेड़ में से एक बुढ़िया की आवाज आती है, हाँ बेटी, इतने दिनों से मैं ही तेरे सपने में आ रही थी।
मैं तुम्हारी समस्या को दूर करना चाहती हूँ बेटी। तुम्हें याद है तुम हर रोज एक बूढ़ी औरत को आम दिया करती थी। तुम्हारे पढ़ाई करने के लिए शहर जाने के बाद एक सड़क दुर्घटना में उस भिखारिन बुढ़िया की मौत हो गई थी। मैं उसी की आत्मा हूँ और मैं इसी पेड़ में रहती हूँ। ये सब सुनकर पलक चौंक जाती है। प्रणाम अम्मा। पलक, तुम माँ नहीं बन सकती, इस वजह से तुम बहुत परेशान रहती हो। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन वो कैसे अम्मा? तुम इस पेड़ से एक आम तोड़ लो, वो आम जादुई है। तुम इस आम को खा लो। ये आम खाने के बाद तुम जरूर माँ बन जाओगी। पलक उस आम को खा लेती है और पेड़ को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है। कुछ ही महीनों बाद पलक को डॉक्टर से खुशखबरी मिलती है कि वो माँ बनने वाले हैं। ये सुन पलक और राहुल बहुत खुश होते हैं। धन्यवाद अम्मा, ये सब आपके दिए हुए जादुई आम की वजह से हुआ है। कुछ महीनों बाद पलक को एक प्यारा सा बेटा होता है। उसके बाद पलक और राहुल अपने बेटे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जब पलक की सास को ये खबर मिलती है कि उसको पोता हुआ है, वो खुद को रोक नहीं पाती और अपने बेटे बहू से माफी मांगने चली जाती है। पलक और राहुल अपनी माँ को माफ कर देते हैं। फिर पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है।